सकता है कि वो जारी रख पाएँ। सब्सिडी देनी होती है कंपनियों को, बिजली कंपनियों को, तो बिजली फ्री हो सकती है, पानी फ्री हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती नई सरकार के सामने हेल्थ और एजुकेशन के मॉडल को लेकर के आएगी कि इसके लिए विज़न चाहिए होता है। क्या जो नया शिक्षा मंत्री होगा उसके पास मनीष सिसोदिया या आतिशी जैसा कोई विज़न होगा? नया जो हेल्थ मिनिस्टर होगा उसके पास सत्येंद्र जैन जैसा कोई मॉडल होगा कि कह दिया आपने ठीक है मोहल्ला क्लिनिक रहेंगे, उनको मारोगे मंदिर में तब्दील कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आशंकाएँ रहती हैं और आशंकाएँ निराधार और निर्मूल नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल ने 2015 में सरकार बनने के बाद एक घोषणा की कि सारे प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट कराया जाएगा और फीस वृद्धि को लेकर के उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि पे रोक लगाई और कहा कि इसका ऑडिट तो पूरी दिल्ली में भूचाल आ गया। और सड़कों पे आ गई सारी जो जो शिक्षा माफिया जिसको कह सकते हैं, माफिया ही है। मतलब आप देखिए कि सरकारी स्कूलों में फीस के नाम पे क्या लूट होती है और किस तरह से गार्जियंस को प्रेशर में लिया जाता है और एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, वहाँ टीचर्स का स्तर क्या है, उस पे तो बात ही ना करें क्योंकि उन टीचर्स के बारे में तो चूँकि आप बात ही नहीं कर सकते हैं। आप बाहर जाएँगे आपको मैनेजमेंट और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करके आप लौट आएँगे, टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, इस सब चीज़ों की लेकिन प्राइवेट स्कूलों का अपना डेकोरम है। तो अरविंद केजरीवाल ने जब कहा कि हम फीस वृद्धि पर लगाम लगाएँगे और एक बार ऑडिट कराना होगा सारे स्कूलों को, जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं, उनकी फीस वृद्धि की अनुमति मिलेगी, जो फायदे में चल रहे हैं, उनको फीस वृद्धि करने का तो सारा सैलाब आ गया सड़कों पे। तमाम शिक्षाविद उस समय ऐसे निकल के आए कि जैसे वो शिक्षा माफिया हों। पहली बार मुझे बड़ा हँसी आई जितेंद्र जी कि जो कल तक शिक्षाविद दिखाई देते थे, वो शिक्षा माफिया की तरह सामने आ रहे थे और पूरे उस पॉलिसी को उनको तो समर्थन करना चाहिए था ब अच्छी शिक्षा के लिए भई, शिक्षा के क्षेत्र में लूट बंद हो और वो सारे के सारे आ गए जम के और दिल्ली सरकार के स्कूलों की बुराई जबकि शुरुआत हुआ था 2015 में एजुकेशन मॉडल की उन्होंने शुरुआत की थी। 16-17 की बात है मुझे याद है अच्छे से। 2-3 साल में ये नए स्कूल खोलने का वादा था, कहाँ खुले? सारा शिफ्ट करने का प्रयास और मीडिया भी लग गया और सबसे बड़ी हैरानी की मुझे भी याद है विवेक जी जब पहला स्कूल का उद्घाटन हुआ था, स्विमिंग पूल वगैरह देखा था लोगों ने, बेहतरीन स्कूल देखे थे। तो वो मॉडल अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में छाया हुआ था। जी, बिल्कुल मुझे 2000 भी याद है जैसी बात है। 2016-17 की बात है शुरुआत हुई थी तो वो चल रहा था सब कुछ। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इन शिक्षा माफियाओं के साथ में जो तथाकथित कल तक शिक्षा विद माने जाते थे और बाद में वो शिक्षा के तंत्र को लूट तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पे उतरे थे। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी थे। ये बड़ा हैरानी की बात थी। यानी अब इस टेंडेंसी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तब आपके लिए मुश्किल पैदा होगी क्योंकि अगर आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर मुझे तो यहाँ तक पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स हैं और वो चूँकि उनके कमाई का ज़रिया है, तो ये प्राइवेट स्कूल्स का क्या होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मुझे तो बड़ा खुशी होगी कि अगर इसको ये कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन चूँकि वो सब गठजोड़ जब याद करते हैं, तब लगता नहीं है कि क्योंकि वो उस पूरे तंत्र को वो लोग सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन ऐसे ही एक ड्रग माफ़िया काम करता है दिल्ली के अंदर, जिसको ड्रग माफ़िया का मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिन्स की और वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और ये सारा कुछ तो उसपे अंकुश लगा पाएँ, तो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा चिंता है। बिजली का तो मैं मान लेता हूँ कि बजट सरप्लस है और वो सब्सिडी दे करके चला लेंगे। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये थी कि वो भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर और अरविंद केजरीवाल जी की तमाम सारी फाइलों को लेकर के वो रोज़ खड़े होंगे। ये दिल्ली में नया तमाशा आपको देखने को मिलेगा। कभी क्लासरूम घोटाला आएगा, कभी दवाई का घोटाला आएगा। दवाइयों में भी अलग-अलग कि पैरासिटामोल का घोटाला अलग हो गया और एंटीबायोटिक कोई है उसका घोटाला अलग हो गया। फिर वो अलग-अलग क्योंकि उनको केवल ये नैरेटिव सेट करना है। मंशा अगर होती तो एक घोटाला पर्याप्त था जिसकी उन्होंने बात की थी, वो था शराब का घोटाला। अगर सारी जांच एजेंसीज केंद्र की लगा करके उसमें तिनके भर कुछ ढूंढ लेते तो वो बदनाम और खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को अरविंद केजरीवाल जी के भविष्य को खत्म करने के लिए राजनीतिक भविष्य को खत्म करने के लिए पर्याप्त होता वो एक घोटाला अगर वो साबित कर लेकिन वो शगुफा खत्म हुआ तो फिर आप शीश महल ले आए अब आप शीश महल खत्म होगा तो कल एक फाइल ये 5 साल चलने वाला अनंतहीन सिलसिला है क्योंकि साबित करना पड़ेगा और साबित अगर नहीं करेंगे तो रोज इन्हें एक नया घोटाला लाना पड़ेगा अब एक नया तमाशा चल रहा है दिल्ली में मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों सिर्फ 2-1 दिन से स्टार्ट हुआ है कि यमुना सफाई बड़ी तेजी से चालू हो गई, मशीनें उतर गई। ये मशीनें थी कहाँ अभी तक? ये मशीनें किसके आदेश पे उतरी? नई सरकार तो गठित हुई नहीं। अभी नया मुख्यमंत्री नहीं मिला, नया मंत्रिमंडल नहीं है, नया कैबिनेट नहीं है और पुरानी कैबिनेट काम नहीं कर रही थी इनके अनुसार।
वो यमुना सफाई करना नहीं चाहती थी, वो कर ही नहीं रही थी। तो फिर ये मशीनें अचानक से कहाँ आ गई? ये मशीनें आई हैं एलजी साहब के आदेश पे, जो पहले भी आ सकती थी, क्योंकि अभी नई कैबिनेट बनी नहीं, पुरानी स्थिति यथावत है अभी। तो स्थिति यथावत होने पे जब आज उतर सकती हैं, तो ये मशीनें पिछले 5 साल में, 4 साल में, और छोड़ दें सब 5 साल, 4 साल, 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने, संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार को प्रशासनिक अधिकार हैं, और उसपे बिल ला करके सारी पावर उठा के एलजी को दे दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग और चपरासी की ट्रांसफर पोस्टिंग तक, चपरासी से लेकर के और एक आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग तक का सारा अधिकार, पनिशमेंट कर देने का सारा अधिकार जब एलजी को पहुंच गया, तो सारे प्रशासनिक मशीनरी तो आपके हाथ में थी 2023 से। तो 23, 24 और 25 आते आते तक अब तो आप फुल फ्लैश एलजी थे, दिल्ली के मतलब बॉस आप थे, आपके हाथ में पूरी ताकत थी। उस नोटिफिकेशन को याद करें तब। तो ये मूर्ख बनाने की राजनीति शायद दिल्ली के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, और दिल्ली वालों को मेरे ख्याल में मायूसी मिलने वाली है, क्योंकि इन सब क्रियाकलापों से देखते हैं। और दूसरा मैं आपको और कह दूं कि कथनी करनी में जिस तरह से अंतर है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए कि आज एक रिपोर्ट आई है, वो एबीपी पे, मैं देख रहा था सुबह, चल रही थी एक खबर, उसमें कहा गया है कि यमुना और गंगा जहाँ संगम होता है, वहां का पानी प्रदूषित है, आचमन तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं। सुबह से खबर चल रही थी, और वो चली और उसके बाद उसको रुक गई, क्योंकि मैनेजमेंट के तो माहिर लोग हैं। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये, पूरे कुंभ में आपने 50 करोड़ और 100 करोड़ लोगों को डुबकियां लगवा दी, और आपने एक एक सिर गिन लिया, इतने करोड़ आप गिन रहे हैं कि 1 घंटे में इतने लाख लोग। अभी मैं देख रहा था तो 12 बजे तक का आंकड़ा दिया जा रहा था कि आज 56 लाख लोग, मतलब क्या मजाक चल रहा है कि आप गिन रहे हैं, और एआई से गिन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्राउड का पता लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए भाई साहब। कि मैं कल कैलकुलेट कर रहा था कि ऑन एवरेज एक ट्रेन में 1500 लोग जा सकते हैं, खूब भर भरा के ठसाठस भर देते हैं, कुछ कम भी अगर जाते हैं, कुछ मतलब एवरेज एक 1500 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता, एवरेज 1500 लोगों को एक ट्रेन ले जा सकती है, और 1000 ट्रेन अगर वहां पहुंचती है, उस रूट से गुजरती है इलाहाबाद प्रयागराज के स्टेशन से, तो 15 लाख लोग जाते हैं। 1000 ट्रेन अगर एक दिन में 24 घंटे में निकलती है, तो वो 1000 ट्रेनें 15 लाख लोगों को ले जा सकती हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि 12 बजे तक, 56 लाख, 12 बजे तक कैसे पहुंच गए वो लोग? अब 1000 ट्रेनें अगर 15 लाख लोगों को ले जा सकती हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि बचे हुए जो लोग हैं, क्योंकि 1000 का आवागमन एक प्रयागराज के स्टेशन पे संभव है नहीं है। ये तो वही बताएंगे कि वो मैनेजमेंट कौन सा मैनेजमेंट है कि जो 1000 ट्रेनों को मैनेज कर ले एक दिन में उसकी आवाजाही। और उसके बाद चलो वो मान लेते हैं कि 1000 ट्रेन वहां पहुंच जाती है दिन में, वहां से गुजरती है, वहां लोगों को छोड़ती है और लोगों को उठाती है, तो 1000 ट्रेनों पे 15 लाख लोग पहुंच रहे हैं। अब बचे हुए 85 लाख लोगों को ले जाने का इंतजाम क्या है? क्या वो बस से जा रहे हैं? फिर कितनी बसें लगेंगी? वो 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं, तो कितना 4 पहिया वाहन लगेगा, आप सोचिए। क्या इतनी जगह है वहां पार्किंग की? तो ये एक प्रोपेगेंडा है, आस्था के नाम पे केवल एक लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका भर है कि आपको जुटानी थी व्यवस्थाएं, वो न जुटा करके आप लग गए पूरे प्रचार। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, आप भी हिंदू हैं। हम भी जाना चाहते हैं कुंभ, लेकिन इतना अव्यवस्था को देख करके लोग डर गए हैं, तब पीछे से फिर लोगों को पुश किया जाता है, ये कह के कि आप सनातनी है ही नहीं अगर आप कुंभ नहाने नहीं जा रहे हैं। एक बाबा जी कहते हैं कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा, कुंभ के महाकुंभ में स्नान करने नहीं जाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और उसके बाद वो देशद्रोही, अब ये लोग ना ठप्पा लगे हमारे ऊपर, कौन चाहता है देशद्रोही होने का ठप्पा लगे? लोग गए कुंभ नहाने, चलो ठीक है, बाबा जी ने बोला है, नहीं तो देशद्रोही कहलाएंगे। अब तो भोले भाले लोग हैं, हम चालबाज और सरफरेब वाले लोग तो है नहीं। चल दिए गंगा नहाने, वहां जब जाके भगदड़ में हमारे लोगों की मौत हो गई, तो वही बाबा जी कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विवेक जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको। कुंभ चल रहा है दिल्ली में, एक बहुत ही दुखद घटना हुई। नई दिल्ली स्टेशन पे कुछ लोगों की जानें चली गई। हम वापस से दिल्ली की चर्चा में आते हैं। बहुत ही दुखद था वो। तो दिल्ली में जिस प्रकार का परिदृश्य बन रहा है, मेरा ये प्रश्न है कि क्या दिल्ली में चुनौतियां, जो ये तीर है गंगा नहीं यमुना की नहीं सफाई का या प्रदूषण का,
प्रदूषण मैं का या जितेंद्र जी, यमुना की सफाई का? मैं कुंभ तक गया क्यों? आपको नहीं, आप मैं दिल्ली की समस्याओं का पीछा करते करते तो कुंभ पहुंच गया ना। दिल्ली की एक समस्या बहुत बड़ी ये है कि दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं है, यमुना गंदी है और यमुना बहुत खराब है और यमुना की सफाई चालू हो गई। और यमुना के पीछे पीछे जब मैं कुंभ तक गया तो वहां की रिपोर्ट ये आई कि वहां पानी आचमन तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं। तो यमुना के पीछे पीछे दिल्ली की समस्या यमुना, उसी को लेकर के उसके पीछे पीछे यात्रा करता करता तो मैं कुंभ पहुंच गया। तो फिर वापस आ जाते हैं। ठीक बात है आपकी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई। मेरा कहना ये है कि मैं हमेशा इसके फ़ेवर में नहीं हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर देती हैं और राजनीतिक पार्टियाँ कोसने लगती हैं। ये ठीक नहीं है। क्राउड मैनेजमेंट कहीं भी गड़बड़ा सकता है और आकस्मिक घटनाएँ हैं, कहीं भी हो सकती हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं रहता, पहले से आई हुई भीड़ और अचानक से आ गई और बढ़ गई। लेकिन वो लोकल इंटेलिजेंस का काम क्या है? अगर हमारा अ, जो लोकल इंटेलिजेंस है जिसको हम एलआईयू बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो फेल है, तब हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। उसका काम है ये पता लगाना कि भीड़ किधर से आ रही है, एकदम अचानक से भीड़ बढ़ रही, अलर्ट हो जाए, सारे हो जाएँ, ठीक है, लेकिन फिर भी सब मान लेते हैं घटना घट गई। ज़्यादा दुखद ये होता है कि उसके ऊपर जब पर्दा डाला जाता है, तब आपसे बड़ा दुश्मन कौन है? व्यवस्थाओं को स्वीकार करें, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगे, अव्यवस्था हो गई है, भाई हमने पूरा प्रयास किया और हम अब आप बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें जो लोग घायल हैं उनकी, जो लोग नहीं रहे उनको घर तक पहुँचाने का इंतज़ाम करते हैं। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब आप मोर्चरी पे कैमरा ले जाने वाले कैमरामैन को आप पकड़ते हैं, उसको गिरफ्तार पकड़ते हैं, महिला पत्रकार का आप फ़ोन छीनते हैं। ये असंवेदनशीलता है, ये दुखदाई है, ये क्या आक्रोश का कारण। विवेक जी, क्या राजनीतिक कुर्सी में बैठे हुए आदमी के पास इतना मादा होता है कि वो अव्यवस्था को अपने माथे ले सके या उसकी जिम्मेदारी ले सके? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता? कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के सामने समय में रेल दुर्घटना हुई थी, वीडियो वायरल हो रहा है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी इसका उदाहरण है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ एक ये है कि क्या प्रशासन मतलब इतना पंगु हो गया है? एक समय था जब प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार हुआ करते थे, विल पावर होती थी, मुख्यमंत्री तक को चुनौती देते थे कि नहीं, आपके कहने पे गलत काम नहीं करेंगे। आज की स्थिति ये है कि वो एक विधायक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, आईएएस अधिकारी, और उसको डाँट लगाए और वो सुन रहा हो। तो आप क्या उम्मीद करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था से कि हमारा स्तर कितना गिर गया और कहाँ पहुँच गया है? वरना कोई तो गैरत और ज़मीर वाला अधिकारी हो और वो मना करे, अव्यवस्थाओं पर कहे कि नहीं ठीक है, जो सही है हम तो वो बोलेंगे। लेकिन चूँकि वो मामला वही है कि अच्छी पोस्ट पे बैठना है तो आपको अधिकारी की चमचागिरी, चाटुकारिता करनी नेता की करनी पड़ेगी। दूसरा, संवेदनशीलता का आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में भगदड़ हुई अभी 2 दिन पहले की बात है। लोगों की जानें चली गईं। 18 लोग बताए जा रहे हैं। तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं, उसपे छोड़ देते हैं कि ऑफ़िशियल जो डेटा है हम तो उसी पे विश्वास करेंगे। लेकिन जिस तरह से वहाँ कैमरा ले जाने से रोका गया, जिस तरह से पत्रकारों को कवरेज करने से, तो दुखदाई है। छिपाने का प्रयास किया, क्या छिपाना चाहते हैं आप? आपकी व्यवस्था, घायलों तक आप ना पहुँचने दें जो घायल है, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ चलो ठीक है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, लोगों की आवाजाही नहीं है, लेकिन आप वहाँ बिठाओ किसी को, इन्फॉर्मेशन दें। भई अंदर ये है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मोर्चरी पे आप जिस तरह से लोगों को रोक रहे हैं और उसका ताला बंद कर रहे हैं, लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, ये दुखद है। और उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि जुम्मा-जुम्मा 4 दिन नहीं बीता और आप शपथ की तैयारियाँ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा रामलीला मैदान पे, और पूरे टीवी भूल के वो 18 मौतों को भुला करके 2 दिन के अंदर ही उस महिमा मंडन में लग गई है। ये मीडिया के लिए भी सबसे ज़्यादा दुखदाई बात होनी चाहिए कि वो उसी खबर पे टिकी रहती कम से कम। मुझे लगता है 18 लोगों के साथ-साथ मीडिया का ज़मीर भी मर चुका है। इतनी जल्दी वो शिफ्ट हो गए हैं और वो दिखाने में लग गए हैं पूरा रामलीला मैदान का। इस आयोजन को टाला जा सकता था। इसको बहुत स अब सरकार टालना तो मुश्किल है क्योंकि विपक्ष पीछे से तमाम आवाज़ें उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है मुख्यमंत्री कौन है? अभी तक आप तय नहीं कर पाए, तय कर लेते। आपको वो बैठक टालने की ज़रूरत भी नहीं थी विधायक दल की। आप विधायक दल की बैठक करते शांति से, अपने मुख्यमंत्री को ले जाकर के राजभवन में, राजनिवास में जाकर के आप शपथ दिलवा देते। सादा कार्यक्रम में मंत्रियों को शपथ दिलवा देते। होता है, अब तो यही होता था दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी जब 2013 में बने तब रामलीला मैदान में शपथ लिया, बाद बाकी तो यही होता था पहले, इससे पहले। कि सार्वजनिक आयोजन नहीं होते थे। राज्यपाल भवन में, राज्यपाल के सामने जा करके मुख्यमंत्री, सादा समारोह, और इसको भी मतलब लोगों के दिलों में उतार सकते थे। आपके दुखद 18 लोगों की मृत्यु हुई है और हम कोई भवन नहीं करेंगे। बहुत साधारण तरीके से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे ना। लेकिन वो भव्य आयोजन, यही फिर शक पैदा होता है कि आप संवेदनहीन हैं,
आपको लोगों की लाशों पर भी राजनीति करनी पड़े तो आप पीछे नहीं हटते हैं। ये सारे सवाल दिल्ली के लिए हमेशा बने रहेंगे। क्या दिल्ली को एक संवेदनशील सरकार मिलेगी? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये वक्त बताएगा। विवेक जी, आपने संवेदनशीलता पे प्रश्न खड़ा किया। आपने भारतीय जनता पार्टी आगामी सरकार जो है उसकी नीति और नियत पे भी प्रश्न खड़ा किए। इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए खास एपिसोड हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ विवेक जी के साथ और अन्य साथियों के साथ आपके बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।